बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ पे मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाजरीन, आज हमारे शो पे बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और वो चीज़ें जो हमें बहुत सपोर्ट दे रही हैं। मतलब आज हम बात करेंगे उन रोबोट्स की जो कि पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से बाहर भी हैं, बहुत से ममालिक में बनाए जा रहे हैं और उनसे क्या क्या काम लिया जा रहा है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स के लिए हमने यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को मदऊ भी किया है जो अपने रोबोट्स यहाँ पर लेकर आए, जिन्होंने अपनी नई ईजाद जो है वो की है और आज आप लोगों के सामने वो दिखाएंगे आपको कि क्या क्या तरीके से उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है वो बनाई है। तो आइए हम आपको यहाँ पर मुतारिफ़ कराते हैं। डॉक्टर अली रज़ा HOD रोबोटिक्स डिपार्टमेंट UET वो स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ रज़ी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी तबीयत है अली साहब, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी बहुत बहुत मैं कहूँगी खुशामदीद कि आप हमारे ट्रांसमिशन का जो इधर का हिस्सा है शो का। मुझे ये बताइएगा कि ये जो इतने सारे रोबोट्स आप लोग बनाकर तैयार करते हैं, कितने कोई रोबोट्स अभी तक बना चुकी है आपकी यूनिवर्सिटी? हम दो तरह के रोबोट्स बनाते हैं, एक जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं और एक वो जो कि दूसरों के लिए केयर या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और इन दोनों में हमने 3-3, 4-4 मुख्तलिफ तरह के रोबोट्स बनाए। एक आपके साथ भी आपको देख रहा है बल्कि हाँ। तो ये सर्विस रोबोट है। ये इंटरेक्ट भी कर सकता है, ये नेविगेशन भी कर सकता है एक रूम के अंदर। अच्छा। उसके अलावा ये मुख्तलिफ तरह के एक्सप्रेशंस शो भी करता है। Oh, cute! Oh my God! Come on, come on, come here. Come to me, come to me. Oh my God! Yes. Ooh, ये तो सुन रहा है। अच्छा, come near to me. Come here. Hello. You can hear me? You like me? I like you. Come here. क्या नाम है इसका? इसका वैसे अभी हमने नाम नहीं रखा। It's just like in the infancy है। Infancy robot है अभी। अच्छा। लेकिन we'll name him once it is done। ये तो मुझे देख के ऐसे पागल हो रहा है। इधर आओ। ये जा बेटा जूस लेके आओ मेहमानों के लिए। बेटा जूस इधर है, इस तरफ है जूस है तो कहीं नहीं, इसको दिखने का है। मगर तुम्हारे तो हाथ ही नहीं, तुम पकड़ोगे कैसे? सारा तो मुझे पकड़ना पड़ेगा जूस। क्यों हुआ? वही सैड ढूंढ रहे हो? बताओ जूस कहाँ है, देख के बताओ। उर्दू शब्द समझ लेता है। नहीं इस ये चूँकि रिसर्च वर्क है अभी और हाँ। इसमें मज़ीद जो नेविगेशन का तो हम फंक्शन अभी आप देख रहे हैं, लेकिन इंटरेक्शन का ये कभी अंग्रेज़ी में करती है। अच्छा। लेकिन हम मेरे ख्याल मॉड्यूल एक डालेंगे इवेंचुअली जो कि उर्दू में करे। Hey, come here. Come here. Just stay. Don't move. Relax. और एक जो आपके पीछे एक रोबोट यहाँ नज़र आ रहा है, ये वाली। अच्छा। ये वाला इंडस्ट्रियल रोबोट है। हाँ। इंडस्ट्री में मुख्तलिफ तरह के काम होते हैं, वहाँ जनरली आपको पावरफुल ऑपरेशन चाहिए। अच्छा। काम करने के लिए। तो इस वक्त एक फिक्स ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ये रोबोट चल रहा है। अच्छा। और इसमें यह है कि इंडस्ट्री में मुख्तलिफ तरह के काम होते हैं। किस तरह का काम मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट को आपने कहीं से उठाना है, किसी दूसरी जगह पे रखना है। हाँ। और बार बार करना है, दिन में करना है, रात में करना है, रेपिटेटिव काम है और हैवी काम है, तो उसके लिए ये होगा। जैसे वो ऑटो पे गाड़ियां बन रही होती हैं, एक रोबोट एक स्पेयर पार्ट उठाता है, उसको प्रिसाइजली ये वही वाला रोबोट है। अच्छा। और मुख्तलिफ तरह के काम जिसमें जो कि डल हों, डेंजरस हों, डर्टी हों, जहाँ केमिकल हैजर्ड हो, जहाँ से आप ह्यूमंस को बचाना चाहें, उधर ये सही काम आता है। और ये सारा का सारा हमने खुद पाकिस्तान में, मेड इन पाकिस्तान है। अपनी खाना भी बना लेता है? नहीं, अभी नहीं। खाना बहुत मुश्किल काम है वैसे। हाँ। लेकिन हम हो सकता है 3, 4, 5 साल में हम। बिकॉज इनको सिर्फ मेमोरी में इनके तो डालना ही होता है, इनकी फीड करना होता है कि ये काम करना है। तो व्हाटएवर जो एक काम आप लोग सजेस्ट कर देते हैं, लाइक जैसे गाड़ियों के पार्ट तक ये लोग जोड़ लेते हैं, तो खाना भी मेरे ख्याल से बना ही लेते हैं। बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये कि चूँकि खाना बनाना वाकई एक बहुत मुश्किल काम है और पूरी दुनिया इस तरह के कुकिंग रोबोट्स के ऊपर काम कर रही है। अच्छा। तो ये ऐसा है कि वो रिसर्च का एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जिसे लोग सॉल्व करने की कोशिश। इसको क्या कहते हैं? ये रोबोटिक मैनिपुलेटर कहेंगे हम इसे। अच्छा। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि मुख्तलिफ तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से, जो भी काम हो उस तरह वैसे ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा कौन सा रोबोट है? एक तो वो वाला भी है, मगर पहले इसको पूछ लेते हैं, ये क्या है?
ये यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है ये एक CPR डिवाइस है। आप अगर कोई कार्डिक अरेस्ट हो जाए तो आपको पता है कि वो उसको मैनुअली CPR करना पड़ता है। हाँ। तो ये अभी हमने एक डमी रखा हुआ इस मशीन के नीचे। मतलब वो जब हार्ट का मसला और हम हार्ट को ऐसे पंप हाथ से कर रहे होते हैं ना, जिंदगी बचाने की ये एक डिवाइस है। हाँ। ये अभी हमने इसका एक प्रोटोटाइप यहाँ बनाया, लेकिन हम इसके एक कतर में हमद मेडिकल कॉरपोरेशन है उसके साथ कोलैबोरेशन में हम काम कर रहे हैं, और हमने एक ऐसी नई CPR पैराडाइम निकाली है जो कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस और इफेक्टिवनेस निकालती है। अच्छा। और उसको तो इसके प्रोग्राम को किस तरह यूज़ करते हैं आप? इसका ये होता है कि ये डिवाइस कैरी की जा सकती है, जहाँ कहीं आपको ज़रूरत हो वहाँ आप उसके ऊपर पर्सन के ऊपर रख के आपने उसे इंगेज करना है। तो ये पंपिंग एक्शन जो है, जो जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहती है कि 100 कंप्रेशंस पर मिनट आपको चाहिए, तो इसके अंदर वो तो ये खुद ब खुद वो करता है। तो ये भी आप लोग की इजाद है? ये हम इजाद नहीं कहेंगे, हम दूसरी भी मशीन्स ऐसी हैं, लेकिन जो हमने एक नई पैराडाइम निकाली है वो हमारी इजाद है, जिसमें हमने 60% इम्प्रूवमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग मशीन्स। तो वो मेड इन पाकिस्तान है। वेरी नाइस। अच्छा, और हम चलते हैं वो वाले रोबोट की तरफ भी। इसमें अच्छा, ये रज़ी आपको चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें मैं ये देख रही हूँ कि हम लोग हमारे पाकिस्तान में इस तरह के जो रोबोट्स हैं, इस तरह की मशीन जो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, मगर अब आप लोग भी माशाल्लाह से इस तरह का काम कर रहे हैं कि कोई नई इन्वेंशंस, नई ईजाद मेड इन पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। डॉक्टर अली आपके स्टूडेंट हैं रज़ी मुझे समझाइएगा ये क्या है सारा? ये हमारे पास इस जगह पे जो लगा है इसे हम पैसिव एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो आप लोगों ने मूवीज़ बच्चों ने देखी होंगी आयरन मैन वगैरह की। वो एक्टिव एक्सोस्केलेटन्स होते हैं, उसमें मोटर्स होती हैं और वो ह्यूमन की पावर को एनहांस करती हैं। अच्छा। तो ये पैसिव एक्सोस्केलेटन, ये जो पोर्शन लगा है ये पैसिव एक्सोस्केलेटन है। इसमें कोई मोटर्स नहीं है, कोई पावर कुछ उस तरह की चीज़ नहीं है। ये इसका स्ट्रक्चर में इस तरह का बिल्ड इसे किया है। तो इसको यूज़ करने के लिए बंदा क्या सेंटर में खड़ा होगा? आप कहीं पे भी खड़ी हो जाए, लेकिन इसको अगर आप लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी हैवी है। ये ड्रिल मशीन है, काफ़ी हैवी है। नॉर्मली वर्कर्स इसे पकड़ के सारा दिन काम करते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ अब इसे आप लिफ्ट करेंगी, अब आप इसे लिफ्ट करें और इजीली मूव करें, आपको इसका लोड इतना महसूस नहीं होगा। नहीं, हाँ ऐसे नहीं है, क्योंकि इसका सारा वेट इसने पकड़ा हुआ है। ये सारा यहाँ पे इसका लोडिंग हो रही है। अच्छा, ये और इससे इसको किस चीज़ से ये आप इसे मूव कर सकते हैं। वो इसके आगे ज़रूरी नहीं ड्रिल मशीन ही हो, कुछ भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जो भी टूल है, वर्कर ने सारा दिन लेके उसको काम करना, तो सारा दिन मसल फटीग्स हो जाएंगे उसकी और प्रॉब्लम होगा उसको। इट्स वेरी इजी, नो डाउट। अच्छा, और ये क्या है? ये जो एम्पुटीज होती हैं, जिनकी खुदा न खास्ता किसी हादसे में अगर उनकी यहाँ से एम्पुटी हो जाती है, टांग को मसला हो जाता है, तो ये पावर्ड नी है, प्रोस्थेसिस जिसे कहेंगे। तो ये आप पूरा इसके साथ यहाँ पे अटैच कर दें। इसके साथ कुछ सेंसरी सिस्टम भी है जो कि यहाँ पे थाई पे अटैच होता है। अच्छा। और वो जो भी ब्रेन मसल को सिग्नल दे रहा है कि टांग को किस तरह से मूव करना है, वो यहाँ से सेंसर्स उसे रीड करेंगे और नीचे वाली टांग को, इस पूरी लेग को उसी तरह से मूव करेंगे, ताकि वो इंसान खुद चल सके। कोई लोग जिनके पाँव नहीं है, ऐसे माजूर है या कोई मसला है, टांग नहीं है, तो दे कैन यूज इट इजीली। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए ही है। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो ये इस तरह की भी जो इजाद है, ये इसको किस तरह कितना कोई टाइम लग जाता है इस तरह के रोबोट्स बनाने में? ये वाला तो अंडर 6 मंथ्स हमने डिज़ाइन किया था। और सारा इसको फैब्रिकेट्स, ये भी सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है, सारी इसकी फैब्रिकेशन, हर चीज़ इधर से, कोई भी पार्ट इसका कहीं बाहर से नहीं आया कुछ। अच्छा। इसको थोड़ा सा टाइम लगा है क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम, ये 1 ईयर से ज़रा ज़्यादा इस पर हमने स्पेंड किया हुआ है। ठीक है, आइए जी, तशरीफ़ रखिएगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना, तो हम इनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि क्या इन लोग को कोई फंडिंग भी करता है, जिस तरह के रोबोट्स बना रहे हैं, इस तरह की ईजाद बना रहे हैं, पाकिस्तान में कोई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और हमारे पास यहाँ पे इतने सारे रोबोट्स हैं और इतने सारे काम कर रहे हैं, और इसी तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो है हमारे पाकिस्तान में अब जो है वो मुतारिफ़ कराई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, और आई एम सो हैप्पी कि हम इस तरह का काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में जब ये इस तरह की रोबोटिक्स और इस तरह की चीज़ें बनना शुरू हो गई, तो क्या आपको कोई फंडिंग भी करता है इन रोबोट्स के लिए? जी, ये वाला जो रोबोट आप देख रही हैं, इसकी फ़ंडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की है। बल्कि एक नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन बना है, जिसमें एक लैब हमारे पास है UET लाहौर में, मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। इसी तरह दूसरी लैब्स भी हैं
जो मुख्तलिफ़ तरह के काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर जो रोबोटिक्स का काम है उस तरह का कुछ काम है, तो मुख्तलिफ़ लैब्स इस तरह का काम करती है तो फंडिंग इसके केस में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है। जैसे CPR डिवाइस देख रहे हैं, वो हमने इंटरनेशनल फंडिंग एक ली थी जो कि कतर से आई थी। ये वाली हमारी सेल्फ फंडिंग के ऊपर काम हुआ है। तो इस तरह से मुख्तलिफ फंडिंग सोर्सेज से हम काम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हो जाती ईजीली हो जाती है आपको फंडिंग? मतलब ईजीली तो नहीं, जैसे आपको पता है हर एक तरफ एक फाइनेंशियल क्रंच का टाइम है, तो हमारी होप तो ये है कि हमें अच्छे तरीके से आसानी से फंडिंग मिलती रहे और हम रिसर्च का काम करते रहें। इसको बनाने में क्या कॉस्ट आई होगी, ये वाला जो रोबोट है? ये तकरीबन हमने वैसे कुछ इसमें हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज मौजूद थे, जैसे बेस जो इसके ऊपर है ये हमारे पास डिपार्टमेंट पहले से मौजूद थी। मेरे ख्याल है तकरीबन 4-5 लाख रुपए में ये बिल्ड हो जाता है। ये वाली? जी ठीक है। अगर आप इसको हाथ लगा देंगे, जो मुझे लगता है अभी नहीं लगाए, तो जैसे हम इसको जूस का कह रहे थे, तो फ्रिज से जाके जूस भी निकाल के ला सकती है, ला सकता है, जो भी है। फीमेल है मेल है? ये हम उसके ऊपर छोड़ते हैं, जो भी कस्टमर इसका होगा वो उसको जेंडर असाइनमेंट वो खुद ही करेगा। अच्छा। तो हम इसको एक बार रहने ही दें इस टॉपिक को। अच्छा। लेकिन ये है कि इसके ऊपर जो आपने कहा कि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्म्स जब इसके ऊपर लगाएंगे तो सिर्फ आर्म्स से काम नहीं चलता, हाथ भी लगाने पड़ते हैं। तो ये जो डेक्स्ट्रस मैनिपुलेशन है, ये पूरी दुनिया इसके ऊपर बड़ा काम कर रही है, बड़ा रिसर्च वर्क हो रहा है। हम भी उसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। जब वो इस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर वो आर्म्स भी लगा देंगे। तो उसके बाद फिर ये फेच करना किसी एक ऑब्जेक्ट। इसको अभी जैसे स्टमक नहीं लगा, तो ये इसका ये जगह एम्प्टी है अभी, तो क्या ये खा भी सकेगी, खा सकेगा? नहीं, यही तो फ़ायदा है रोबोट्स का कि आप को ये खाने के लिए तंग नहीं करेगा। इसको सिर्फ एक केयर चाहिए होगी, जैसे इमोशनल अटैचमेंट होती है। जैसे केयर रोबोट को एक तो ये कि आपको केयर प्रोवाइड करे, लेकिन एक अच्छा केयर रोबोट ऐसा होगा जिसको खुद भी केयर की ज़रूरत है। तो इनकी चार्जेबल टाइम क्या होती है? इसको मतलब चार्ज तो करना होता होगा? जी, इसमें होता ये कि इसका एक ऑटोमेटिक फंक्शन होता है। जैसे ही इसकी बैटरीज एक ख़ास लेवल से नीचे आती हैं तो ये कितने टाइम के बाद तक? डिपेंड करता है बैटरीज़ की कैपेसिटी के ऊपर। इस वक्त जो इसके ऊपर लगी हुई है तकरीबन 1 घंटे की मूवमेंट को सपोर्ट करता है। उसके बाद ये चार्जिंग डॉक के ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है। अभी हमने वैसे ऑटोमेटिक चार्जिंग का फंक्शन इसके ऊपर इनेबल नहीं किया, लेकिन वो किया जा सकता है। इंटरनेशनली जो रोबोट्स बन रहे हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो चार्जिंग के ऊपर चला जाता है। तो ये वाले जो रोबोट्स होते हैं बोल भी सकते हैं? जी, इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसका कुछ बेसिक्स हमने इंटरेक्शन मॉड्यूल बनाया था, लेकिन वो हम अभी रिसर्च वाले फेज़ के अंदर हैं। जैसे आपने कहा कि उर्दू के अंदर कम्युनिकेट कर सकता है, ये नहीं कर सकता, तो प्रोग्राम इनके अंदर डालना वो किया जा सकता है। जी, अच्छा, इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा, ये AI के ज़रिए बात करते हैं? AI के ज़रिए? जी, ये जो फॉर एग्जांपल लैंग्वेज को सीखना है, अगर तो सिर्फ डायलॉग्स, फिक्स डायलॉग्स हों तो वो तो अपनी जगह पे बात है, लेकिन आजकल AI के अंदर जो आपकी कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन है ख़ास तौर पे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आपने ChatGPT और इस तरह के नाम आपने सुने होंगे। वो सारा का सारा कन्वर्सेशनल इंटरफेस के ऊपर ही और AI का काम हो रहा है। कोई फ्यूचर में मार्केट में कोई ऐसी चीज़ें आपका सेल करने का भी आइडिया है, कोई है माइंड? जी, हमारा इस वक्त आउटरीच की ही पुश है, ड्राइव है, और हम आपके प्रोग्राम के थ्रू भी जो लोग हमें सुन रहे हैं, तो इस तरह के ऊपर कोई फंडिंग जो जैसे कहते हैं कि एक मार्केट के ऊपर लेके जाने के लिए जो हमें सपोर्ट चाहिए वो ऑब्वियसली चाहिए। बल्कि मैं आपको बोलती हूँ, ये हमारा कैमरा है, आप ऑडियंस से ख़ुद बात कीजिए कि UET जो है, जो दादा है, इस तरह के रोबोट्स बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी सामने लेकर आ रहे हैं, और किसी के लिए रिसर्च भी आप लोग कर सकते हैं अगर किसी को कोई मशीन चाहिए तो। जी बिल्कुल, हम ओपन टू एनी प्रॉब्लम है। बाय द वे, ये जो हमारा मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इंडस्ट्री के या ह्यूमंस के प्रॉब्लम्स हमें सामने आएँ और हम उनके सॉल्यूशंस बनाएं ऐसे जो कि मैकाट्रॉनिक सॉल्यूशन है। उस मैकाट्रॉनिक का मतलब ये है कि उसमें मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंट्रोल सिस्टम्स भी हैं और कंप्यूटर साइंस भी है। तो इसको सबको मिला के एक कंबाइंड सॉल्यूशन बनाना ही एक्चुअली हमारी एक्सपर्टीज़ है। तो आप आवाम में किसी के पास भी या इंडस्ट्री में किसी के पास भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो जो कि मैकाट्रॉनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो वी आर ओपन टू वर्क। नाज़रीन, बड़े टैलेंटेड लोग हैं मेरे पास यहाँ पे, बड़े होनहार,
होशियार, समझदार और टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोग हैं। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे लोगों को आप फंडिंग करें। अगर आप कोई फैन रहे हैं, कोई कारोबार डाल रहे हैं और उसमें आपको मशीनरीज की ज़रूरत है, तो आप लोग बाहर से मंगवा रहे हैं, बाहर की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप अपने पाकिस्तानियों को चांस देंगे और यहाँ से इनको अगर फंडिंग करेंगे, तो फिर मेड इन पाकिस्तान की चीज़ भी इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान को तरक्की भी मिलेगी। तो आई रिक्वेस्ट कि ऐसे लोगों को यूज़ कीजिए, ऐसे लोगों के साथ जो है काम कीजिए। यूईटी जाइए, ख़ास तौर पे डॉक्टर अली रज़ा से मुलाकात कीजिएगा पर्सनली, और फिर स्पेशली इनकी इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ है वो अपनी किसी कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, इस तरह की मशीनरीज़ में यूज़ कीजिएगा, ताकि आपके काम भी आसान हो और हमारा मेड इन पाकिस्तान का जो स्लोगन है वो भी कामयाब रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। आई विल सी यू एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, आप मेरी एनर्जी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस पूरे सेट पे ऐसी एनर्जी, ऐसी पॉजिटिविटी फैल गई है। मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि टैलेंट जो है ना वो कहीं नहीं छुप सकता। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई पीछे धकेल नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई चांस ना दे, क्योंकि टैलेंट बढ़ चढ़ कर अपनी जगह लेता है, बोलता है, बताता है कि यार मैं हूँ, और अपना टैलेंट जो है वो दुनिया को दिखाता है, अपना नाम रोशन करता है और अपने मुल्क का भी नाम रोशन करता है। इसी तरह मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सी 3 बहनें हैं, कज़न है, जो भी है, ये मैं आपको अभी आपसे मुलाकात करवाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। ज़बरदस्त सिंगर है, सूफ़ी सिंगर्स हैं, मगर इनको हर वैरायटी की जो म्यूज़िक है उसकी समझ है, हर तरीके का म्यूज़िक गाती हैं। मेरे पास हैं जॉली सिस्टर्स एंड दे आर लाइक, अगर मैं इनको कहूँ कि पाकिस्तान में इस तरह की वैरायटी हमारे पास मौजूद है तो इसमें कोई शक नहीं होगा। तो ज़बरदस्त वर्सिटाइल सिंगर्स मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जॉली सिस्टर्स। वालेकुम अस्सलाम। क्लैप फॉर यू ऑल। कभी कभी हमारे लिए ताली बजानी चाहिए। आपके लिए क्लैप, आपके लिए मोहब्बत। मेरे लिए मोहब्बत उस वक्त से हम मिल नहीं पा रहे थे जब से आई हो तुम लोग। और कैसे तुम लोग मेरी जो ना प्यारी प्यारी सहेलियां हैं, सहेलियों नहीं सहेलियों, सहेलियों नहीं सहेलियों। ठीक हो, मजे में हो? अच्छा जी, नाम बताओ पहले तुम। आन सना डॉली, और मेरे नाम से ही ये ग्रुप है। अच्छा, डॉली ग्रुप तुम्हारे नाम से। अच्छा, और आप? मेरा नाम है माहा डॉली। अच्छा, और आप? नायाब नायाब डॉली। तो आप तीनों सिस्टर्स भी हैं क्या? यस, सगी तीनों बहनें। बड़ा नंबर सबसे पहले किसका आता है? इनका महापी। आप बड़ी हैं? आप बड़ी लग रही थी मुझे तो। आहो लगती नहीं हूँ, बस हूँ, कोई नहीं है ना। अच्छा, आप बड़ी हैं, उसके बाद फिर छोटा वो है डेफिनेट। आप हैं? ये घर में सबसे अच्छा, छोटा पैकेट है। सबसे छोटा। और आप? अच्छा, मेरी बात सुने, ये जो इतने अच्छे अच्छे आप गाने गाती हैं, एक गाना तो जो अभी आपने मुझे आने से पहले ही सुनाया, जो मेरा ड्रामा था मोम, ज़ेबा बख्तियार ने डायरेक्ट किया था, पीटीवी के दौर का ड्रामा, बड़ा अच्छा। हाँ, तो क्यों ना अगर वो दोबारा यहाँ पर आप सुना दें जरा, आपकी नजर है, आपकी नजर है, आपकी नजर है। हो जाए। नींद चलने लगी, बर्फ फिसलने लगी, दिन हुआ भी नहीं, रात गिरने लगी, चुपके कोने में थे, दूर फंसने लगी, दिन हुआ भी नहीं, रात जलने लगी, सुरमई सुरमई कहने थोड़े सो गई, एक चुप से कहीं बात करने लगा, और दिया बन गई। तुम लोग को तो अगर पता चल जाए ना ए आर रहमान साहब को कि तुम तीनों इस तरह से कॉम्बो में
परफॉर्म करते हो तो तुम लोग तो सीधा हमारे हाथ से चले जाओगे और ये इंटरनेशनल पैनल पे तुम लोग जाके काम कर रहे होगे। बड़ी वर्सेटाइल आवाज़ है, बहुत अच्छा। और मुझे भी ये बताओ कब से काम कर रहे हो यार? हमने 18 बरस पहले पाकिस्तान टेलीविज़न से आगाज़ किया। बहुत छोटी होगी तुम। बहुत छोटी, मैं 13 ईयर की थी। तो पढ़ाई स्कूल सब स्कूल चलता था। डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? नहीं। अच्छा 8 क्लास में थी जब मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, तो ये सारे प्रोग्राम्स का पता है? वो अंकल सरिया ये वाले जो सारे पीटीवी में बच्ची थी, दौड़ी भजी फिरती थी, तो तब आगाज किया। उसके 2 साल बाद हम लोगों ने रेडियो तो पाकिस्तान। जैसे जब वो तुमने ये वाला स्टार्ट किया था, अपना 13 साल की थी, तो सबसे पहले कौन सा गाना गाया था? नहीं गाना नहीं, हम रमजान मुबारक में आए थे। वसी शाह साहब और फिल्म स्टार नूर है हमारी, वो शहर रमजान की ट्रांसमिशन कर रहे थे। अच्छा। तो सैयद मोहसिन जाफर ने हमें जी मोहसिन जाफर साहब ने बड़े लोगों को ब्रेक दी है। मोहसिन भाई बहुत बड़ा आदमी है। तो नाच में आए थे। बस उसके बाद लोगों ने कहा आवाज अच्छी है मैडम के गाने, तो इस तरह आगे। तो मैडम का कोई गाना सुनाओ ना मुझे। तेरे को तेरे कोलो दे एक वारी मंगना किताइन करते मैं मेरे आने लगना गल करां खरी खरी समझी ना अड़ी तड़ी कल नहीं किसन वेखे मजल ये अजदा हाय हाय अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी। सुनो, बदोबदी का अफसोस होता है कभी? बहुत ज्यादा। Oh my God। ये देखो इसको नहीं तो रोने पे आ गई। मैं तो समझता आई एम सूफी सिंगर प्लस होस्ट। आपके सामने तो नहीं कहना चाहिए कि मैं होस्ट हूँ, लेकिन हूँ। हाँ ना, तो बोलो उस हिसाब से बोलो, समझो होस्ट बन के मैं बोलो, तो ये क्या बोलोगी इस बारे में? ये दौर भी देखना था हमने, इतने लेजेंड सिंगर्स हमारे जिन्होंने ऐसे ऐसे प्यारे गाने गाए। अब उसको इस तरह से प्रिटेंड करके इस तरह का गाने का हाल ढाड़ बना के उसको हम वायरल कर रहे होते हैं मिलियंस में। अब वो बिलियंस में जा रहा है। कसूर भी तो हमारा है ना, हमारे आवाम का बड़ा कसूर है जो उस शख्स को लाखों रुपए देकर जो बड़े खान साहब है हमारे। अब मैं अपने खान साहब से मैं अपने उस्ताद घराने का जिक्र करूं, पटियाला घराना वेल नोन। जी हाँ, वो हमारा मतलब एक बात जरूर कहती हूँ हमेशा से, वो बंदा जो है ना वो एंटरटेनर है, वो सिंगर नहीं है। सिंगर नहीं, उसको सिंगर की छाप प्लीज ना लगाएं। वो एक एंटरटेनर करना चाहिए। ये हंसाता है, कॉमेडी करता है, यही रखें, कॉमेडियन कह सकते हैं। कॉमेडी तो किसी की भी मिमिक्री कर सकता है। मैं अपने उस्ताद घराने की बात करूँ, इतने बड़े बड़े नाम हैं, उसके अलावा हमारे पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ये बंदा देखे इतने मिलियंस ले गया, वो भी नाराज होते हैं इस बात पे। हक मार रहा है उनका। और ये बल्कि उसका कसूर कम है, करने कराने वालों को वो नहीं। असल में अभी दौर ये आ गया ना, आवाम जिसको पसंद करेगी दौर उसका है। हमारा अपना कसूर है। हाँ, बस ये कि गलती ये ना करें, कॉमेडियन उसको लें, एंटरटेनर ले, मगर आप उसको सिंगर ना ले, ये दिमाग में रखें। नहीं रहा, ज़ौक़ नहीं रहा, लिसनर्स जो है ना उनको पहचान नहीं रही। सर जी देखो ना, अब एक बात है, अगर कोई खूबसूरत सुरीली आवाज़ सुननी है, गाना सुनना है, हमने अगर मैडम की याद ताज़ा करनी है, तो हमने नूरा लाल जी, आपको नसीबो जी को, आप लोगों को बिठा कर सुनना है ताकि हम ज़रा सुर का मज़ा लें। मगर हमने अगर एंटरटेन होना है तो फिर हमने कहना भाई तुम आ जाओ, ताकि तुम ज़रा आके बदोबदी करो ताकि हम हंसे तो सही। तो जिक्र करके बंदा वो पुराना वो था ना मुस्तफ़ा कुरैशी जी का वो डायलॉग था बड़ा खूबसूरत, बदोबदी दा आशिका। मैं बदोबदी दा आशिका, क्या बदोबदी दा आशिका, तो ये बदोबदी का सिंगर है। बस यही वाली कहानी। तुम क्या थी उस वक्त, पढ़ रही थी? हाँ पढ़ रही थे, हम लोग साथ साथ पढ़ रहे थे, तीनों ही पढ़ रहे थे। हाँ ये तो खैर बहुत छोटी थी उस वक्त, तो ये हमारे गोद में 20 साल की थी ये उस वक्त। इसको अभी 8 साल हुए हैं। पहले तुम 2 आए हो, मुझे अब ये तो भी साल की थी, छोटी सी थी, बिल्कुल छोटी सी थी। तो सबसे ज्यादा प्यार लाड और आपस में तीनों में अगर तुम लोग बोलो कि इसकी आवाज अच्छी है, उसकी आवाज अच्छी है, इसकी तो किसकी ज्यादा अच्छी है? इन दोनों की अच्छी है। इन दोनों की, वो कह रही है तुम्हारी। इन दोनों की अच्छी है। इन दोनों की तुम्हारा फेवरेट कौन है इनमें से? हाँ दोनों। एक बताओ जल्दी से। ये छोटी लाडली है ना, इसलिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। डॉली सिस्टर्स हमारे साथ है, कहीं ना जाइएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा। मेरे साथ मौजूद है डॉली सिस्टर्स। दे आर लाइक सो क्यूट। अभी ब्रेक पे भी इतनी रौनक, इतनी बातें चल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। भाई तुम्हें तो पोजीशन भी मिली हुई है, अवार्ड भी मिले हुए हैं, तुम ज़रा अपने बारे में बताओ। हाँ, मैंने रेडियो से पिछले साल मुजाहिद हुसैन सर जो हमारे बहुत बड़े फिल्म के और कंपोज़र हैं उन्होंने, और सलीम बज़मी साहब जो रेडियो के पीएम हैं, उन्होंने मुझे पोजीशन दी गोरिये मैं जाना परदेस। सुनाओ ना, हो जाए हो जाए। गोरिये मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरा माही वे ना जावे परदेस, गोरिये मैं जाना परदेस। आहा, अरे वाह, अरे वाह। अंतरा भी। तेरे बाजू सजना दिल नहीं लगना, आहा, दिल नहीं लगना, वाह। असा तेनू लभना ते तू नहीं सानू लभना, तू नहीं सानू लभना, वाह। गोरिये मैं जाना परदेस। वाह मेरा बच्चा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। अनोखी सी टोन है, अनोखी सी आवाज़। अच्छा, वेरिएशन ये कि जब आप तीनों गाती हैं एक अलग सुर होता है। जब आपको ऐसे वर्सटाइल अलग अलग सुने तो आप लोग की क्वालिटीज़ और आपकी आवाज़ की टोन्स बड़ी अलग हैं, बड़ा मज़े का। अच्छा मुझे ये बताएं, एक नूरजहां जी का बड़ा अच्छा गाना था वो वाला, वो नहीं था, आता है खिल रहे वाल मेरे नैना मैं नाल तेरे वादा है पहली मुलाकात दा डी है जमालो पाल डी है जमालो डी है जमालो पाल डी है जमालो। मेरी बात सुनो, इतनी अच्छी तुमने एडिशन की ना। नूरजहां जी जब ये गाना गाया था उसमें टैणाणो म्यूजिक से था। यहाँ ये एडिशन तुम्हारे मुझे अच्छी लगी। चलिए, पता है बात क्या है, बचपन से लोगों की आदत ये रही है कुदरती तौर पे एक चीज अंदर होती है या नहीं होती है। हाँ। अब उस वक्त खाली पीटीवी होता था या एनटीएम एसटीएन ये चीजें, पीटीवी वर्ल्ड, पीटीवी 2 यानी कि 3-4 चैनल्स थे। अब वो चल रहे होते थे, एंटीना पे होते थे, राब्ता डिस्कनेक्ट होता था तो हमारी आदत होती थी हम गाते ही रहते थे। वापस यानी कि अच्छा, मेरे पास लास्ट मिनट में चाह रही हूँ कि एक और गाना हो जाए जो तुम लोग का फेवरेट हो, जरूर यहाँ पर सुनाओ, ताकि वैसे मैं तुम लोग को बुलाती रहूंगी मगर क्योंकि हमारे पास मॉर्निंग शो का टाइम कम होता है, एक गाना और अपने ऑडियंस, अपने फैंस के लिए जरूर गाओ जो तुम लोग को लगता है। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खरे माही किथे रह गया, साडी अखां विच नींदरां उड़ा के, साडी अखां विच नींदरां उड़ा के ते खरे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। ओए होए जबरदस्त। और आखिर में वो रंगरलिया भी हो जाए हमारा। चलो 1 2 3। कुछ ख्वाब है कुछ ख्वाहिशें बाकी, आहा, कोई बचपने की शरारतें बाकी, वाह जी। कुछ बेफिक्र चंचल रुतें बाकी, कोई आरज़ू कुछ मन्नतें बाकी, छोटी छोटी यादें भी बसी कहीं, मीठी मीठी यादें भी बनी वही, रंगलिया 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 यार जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत मज़े की हो तुम लोग, बहुत अच्छी हो।
अल्लाह ताला तुम लोग को बहुत खुश रखे, मेरी बहुत सारी दुआएं तुम लोग सब, और हमारी तुम सारी लोग- दुआएं आपके वो साथ। तो बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया, बहुत जितना प्यारी आपको है। हम स्क्रीन पे देखते हैं आप उससे कहीं मिल के ब्रेक लो, मिल के 1 2 3 बोलो, मिलते हैं ब्रेक के बाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे, वो है वर्क लाइफ, हम उसको बैलेंस कैसे करें, क्योंकि बहुत से लोग काम की जगह पे मौजूद होते हैं मगर उनको जो है ना फ़िक्र अपने घर की लगी हुई होती है, वो अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं। कुछ लोग घर पे बैठे होते हैं मगर काम ही कर रहे होते हैं, चाहे मोबाइल पे चाहे लैपटॉप पे, मगर वो अपने घर वालों को उस तरह से टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, घर जाते हैं तो दफ्तर का काम करते हैं, दफ्तर में होते तो घर की टेंशन उनको पड़ी हुई होती है कि अच्छा ये स्कूल नहीं गया, उधर से पिक नहीं किया, ऑल दैट यू नो। बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। अब वो बैलेंस आपने किस तरह से अपनी लाइफ को करना है, स्पेशली वर्क और अपने घर की लाइफ को, तो उस पर बात करने के लिए आज हमने ख़ास तौर पे जिनको मदू किया है वो है महविश सुल्ताना, कॉर्पोरेट ट्रेनर है एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you so much for having me. It's a pleasure. कैसी है महविश? I am good. How about you? अल्लाह का शुक्र, जज़ाकल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि हम जब ऑफिस चले जाते हैं, ठीक है, ऑफिस जाने के बाद भी जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, उसके बावजूद हमें घर की फिक्र लगी हुई होती है। थोड़ी देर बाद या तो हम घर पे फ़ोन कर रहे होते हैं, अगर बेगम का मुंह सड़ा हुआ था निकलने से पहले तो हम बार बार फ़ोन करके कहेंगे नहीं बेगम Explanations. बताओ जी ये क्या हुआ था, नहीं मैं वो नहीं मैं ये, अच्छा मैं फ़ोन इतनी देर हो गया मैं इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि भाई जी बिल्कुल। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए तुम ऑफिस आए हो, तुमने मैसेज किसको किया, नहीं मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, ये सब भी अगर चलना है, या बीवी ने फ़ोन नहीं उठाया तो मुझको लगेगा नहीं मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, ये वो ऑल दैट, तो फिर तुम्हारा फोकस किधर है? फिर घर पे भी यही माहौल, तो अब इस तरीके से लाइफ कैसे बैलेंस होगी काम करने वाले बंदे की? So that's a very good question. तो फिर सबसे पहले तो मैं डिसएग्री करना चाहूँगी, आई वुड डेयर टू डिसएग्री हियर। अगर हम इसको वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि ज़्यादातर लोग सभी कहते हैं, इसको हम वर्क लाइफ हार्मनी कह लें। व्हाट इज़ बैलेंस? कि आप ये कहो कि मैंने 30% काम को दिया, अब 30% मैंने बच्चों को देना है, 30 मैंने हेल्थ को देना और 30 मैंने, तो ये तो सीसॉ हो गया ना कि आपने बिल्कुल उसको इक्विलिब्रियम रखना है। हाँ, इज इट पॉसिबल? नहीं, इट्स अ मिथ, इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल नहीं। अगर हम हार्मनी का वर्ड यूज करें, वर्क लाइफ हार्मनी, सो दैट्स अ लेस रिजिड अप्रोच, इट्स फ्लेक्सिबल, इट्स मोर फ्लूइड। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मेरी अपनी ज़ात से शुरू होके मेरे करीबी, थोड़ा सा दूर के, और वो मेरे जो पैशंस हैं, मेरी लाइफ है, मेरी हेल्थ है, मेरा स्किल सेट है, मेरे गोल्स हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं मेरी ज़िंदगी के लिए अहम हैं और इन सबको मैंने इकट्ठे लेके चलना है। बात आ जाती है कि आपने प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी चीज़ को आपने पहले अहमियत देनी है। मैं आपको इसमें 2-3 इफ़ यू अलाउ मी चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले जो आपने कहा ना कि आप ऑफिस आ गया लेकिन बीवी की फ़िक्र पड़ी हुई है, तो इसके लिए एक जेरोक्स की हेड है क्रिस्टा, जो उन्होंने इंग्लिश में कहा, मैं आपको उसका क्रक्स बताती हूँ कि जो अब हमारा ऑफिस है ना, वो एक मेंटल स्टेट है, वो एक बिल्डिंग नहीं है। हम यहाँ से इसको ऑफिस की लाइट्स ऑफ करना भूल जाते हैं। अच्छा, जब आप घर आ गए हो ना, तो ऑफिस की लाइट्स ऑफ कर दो, क्योंकि फिर अब आप घर में हो, दैट्स योर प्रायोरिटी, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। अच्छा। और जब आप ऑफिस चले गए हो तो आप घर की बत्ती बंद कर दें। अच्छा। अब ये है एक रिजिड अप्रोच। अच्छा, मतलब ये सब कुछ हमारी सोच में है, सब कुछ यहाँ इधर। है। हाँ, अब आपको मैं इसकी एक एनालॉजी देती हूँ हार्मनी और रिदम के लिए। इमेजिन यू आर अ जगलर एंड यू हैव ऑल दीज बॉल्स, हेल्थ, लाइफ, पैशन, ग्रोथ, फ्रेंड्स, फैमिली, योर पर्सनैलिटी, राइट? अब आप इनको जगल कर रहे हो, तो किस चीज़ को आप देख रहे हो? बैलेंस तो नहीं है। इट्स ऑल अबाउट रिदम, कि बॉल हवा में है और 2 आपके हाथ में है। किस टाइम पे कौन से बॉल को आपने उछाल के वापस लेके आना है। आपका और हम सबका जो एम्फेसिस है वो इस पे होना चाहिए कि जो बॉल इस वक्त मेरे हाथ में है उसको मेरी फुल अटेंशन, फुल फोकस, फुल डेडिकेशन, फुल सिंसियरिटी और अब तवज्जो मिले। और जो हवा में है उसका मतलब ये नहीं कि मेरी उनसे नज़र हट गई है, हाँ। क्योंकि उन्होंने वापस मेरे पास आना है ना, तो आई हैव टू कीप एन आई ऑन ऑल ऑफ दैट। और मैं देखूंगी कि हाँ किसको किस टाइम पे मैंने मूव करके वापस लेके जाना है। ज़रा सा मेरा अटेंशन गलत होगा तो वो बिखर जाएगा सारा कुछ, शराजा बिखर जाएगा ना? और इसी दिस लीड्स टू मेंटल इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, बैड हेल्थ, सोर रिलेशनशिप्स। इस सिस्टम में मैंने ये भी देखा है कि जिस काम पे हम काम कर भी रहे होते हैं उधर हम फोकस्ड और दिल नहीं लगा पाते। हाँ, मज़ा नहीं आ रहा होता, उधर भी इंजॉयमेंट नहीं हो रही होती उस चीज़ से, जबकि तो हर चीज़ से चाहे आप एक चाय का कप पी रहे हैं,
यू नो व्हाट आई फील कि अगर मैं इसको कर जाऊं उसमें बड़ा फर्क है, जल्दी पी जाऊं उसमें भी बड़ा फर्क है, और अगर मैं इसको बहुत एंजॉय कर रही हूं, हाँ, यू नो दिस इज द फील। इसके लिए मैं आपको एक बड़ा मज़े का कोटेशन बताती हूँ। थिक नैट हैन जो है कोरियन इंसान है, बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं पीस के लिए। उन्होंने कहा वो मैं आपको उसका क्रक्स बताती हूँ उर्दू में। वो ये कहते हैं, इंग्लिश में भी बता सकती हूँ वैसे तो, दैट व्हेन यू पुट व्हाटएवर यू डू इट विद ग्रैटिट्यूड। व्हेन यू पुट अ पीस ऑफ ब्रेड इन योर माउथ, आप यहाँ से सुनिएगा कितनी ज़बरदस्त आपने जो बात की उससे। सो च्यू दैट पीस ऑफ ब्रेड, don't chew worries, your next project, somebody's anger, somebody's jealousy, negativities, हाँ उसको ना chew करो। Again, the ball at your hand at that moment वो खाना है, उस खाने को तवज्जो दो, उस खाने को खाओ, उसको enjoy करो। अब आपने कहा कि हम जब एक काम कर रहे हैं हम उसको तवज्जो नहीं दे पाते। फ्रांसिस्को ने 1980s जो लेट 1980s में एक टेक्निक बताई थी जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी अपने ऑडियंस के साथ, पोमोडोरो टेक्निक। और अब इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है कि अब उसके लिए मोबाइल पे एप्स आ गई, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, जस्ट लाइक अ कैलेंडर। पोमोडोरो टेक्निक वो ये कहते हैं कि आप टू स्टार्ट विद 25 मिनट का एक स्पैन बनाओ, एक स्लॉट बनाओ, उसको पोमोडोरो कहते हैं। सो 25 मिनट्स का एक स्लॉट जो है वो क्या कहलाता है, पोमोडोरो। ठीक है, उस 25 मिनट्स में अब आपने कितनी देर है, 25 मिनट। सो जस्ट फोकस ऑन दैट टास्क। आपने नहीं अटेंशन इधर उधर डाइवर्ट करनी, आपने उसके ऊपर फोकस करना है, अपनी एनर्जीज उसको दो। उसके बाद आपने उस एक पोमोडोरो के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, फिर नेक्स्ट पोमोडोरो, नेक्स्ट स्लॉट, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टास्क। उसको 25 मिनट का टाइम दिया जिस पे हम पहला फोकस कर रहे हैं, और उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक ली, एंड देन पोमोडोरो। अच्छा, और इसी की बेस पे उन्होंने मोबाइल के लिए ऐप कैलेंडर्स बना दिए हैं टू हेल्प यू, टू असिस्ट यू, जिसपे आपके फिर अलार्म बज जाता है। अच्छा, ठीक है कि अब ब्रेक का टाइम है। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि जिम ने अपनी एक बुक में कहा कि एनर्जी इज करेंसी नॉट टाइम। टाइम तो आपके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी है, मेरे पास बड़ा टाइम है, पर मेरे पास एनर्जी नहीं है करने की, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी लगा दी सोशल मीडिया पे। क्या बात है, एनर्जी लगा दी मैंने नेगेटिविटी पे। क्या बात तो वो ये कहते हैं कि आप टाइम इज मनी बट योर रियल करेंसी इज मैं हमेशा ये बात बल्कि कोट भी करती हूँ, आपने जैसे माशाल्लाह से बड़ी अच्छी इंग्लिश में हमें मिसाल दी है, हमारे दीन में भी है, जो अल्लाह ताला जब हमसे बहुत सारी चीज़ों का हमसे सवाल करेगा, उसमें एक सवाल बड़े सख्ती से करेगा, मतलब सख्ती से करेगा, और वो पूछेगा क्या सवाल, वक्त का। अल्लाह हमसे हमारे वक्त के बारे में पूछेगा और वो बोलेगा कि मैंने तुम्हें ये वक्त दिया, अब हिसाब दो, तुमने कहाँ कहाँ लगाया, कहाँ कहाँ ज़ाया किया, कहाँ कहाँ बर्बाद किया, उस वक्त का हिसाब हम कैसे देंगे यार। तो ये देखिए, ये रिसर्च अब गोरे जो हैं इस पे अपनी चीजें लिखते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, हमारे दीन से निकाली हुई चीजों को जी और एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको डेप्थ में लेके जा रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो आपकी फिजिकल एनर्जी, यानी कि अपनी डाइट का, अपनी स्लीप का, अपने रेस्ट का ख्याल रखिए, अपने खाने पीने का ख्याल रखिए, आपकी जो फिजिकल एनर्जी है वो हमेशा रिटेन और सस्टेन करें उसको। उसके बाद आपकी मेंटल एनर्जी है, उसको नेगेटिव मत रखें, उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। फिर उसके बाद आपकी इमोशनल एनर्जी है वो हमेशा हाई रहनी चाहिए। और फिर आपकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी। तो टाइम तो है आपके पास 24 आवर्स, आपको पता है ना, ये कोई कम कर सकता है ना कोई 1 सेकंड ज़ाया कर सकता है ना, ज़्यादा कर सकता है, लेकिन एनर्जी। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेरा आपसे ये सवाल होगा कि ये सब जो हम कुछ कर रहे होते हैं, तो अगर सही या गलत कर रहे होते हैं, उसमें क्या हमारी हेल्थ भी काउंट करती है? ये आपने मुझे इसके बारे में जवाब देना है, ठीक है, एक ब्रेक के बाद। श्योर। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ महविश मौजूद हैं, और महविश जो हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। वो हमें बता रही हैं कि वर्क लाइफ जो है हमारा, उसको बैलेंस किस तरह से करते हैं। मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल किया था कि अगर हमारी हेल्थ इशू में है, कोई प्रॉब्लम है, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या कोई और ऐसी बीमारी है, तो क्या हम तब भी फोकस नहीं रहते, तब भी हम ये काम नहीं कर सकते, तब भी हम चीज़ों को बैलेंस नहीं लेके जा सकते? फिज़ा, बात तो डिटर्मिनेशन की है। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, अगर आपने अपना एक प्लान बनाया हुआ, गोल सेट किया हुआ है, और आप डिटर्मिन्ड हैं कि आपने उस गोल को अचीव करना है, और आप पोमोडोरो को फॉलो कर रहे हो, या आप स्टीफन कवी के वो जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको उसको फर्दर देखो, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क। आपने प्रायोरिटी पे अपनी हेल्थ को रखना है, ठीक है ना। आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया, यानी कि आपने अपने जहन में ये बात बिठा ली कि मैंने अपनी एनर्जीज को रिस्टोर करके रखना है हर हालत में।
क्योंकि आपकी एनर्जी पे डिपेंड कर रहा होगा कि आपके पास टाइम है तो आप कोई काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आप उठ के सालन बना सकते हो, एक ईमेल कर सकते हो, आप एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो, आप किसी चीज़ की तैयारी कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स अगर आप मेंटली आपकी हेल्थ जो है वो डाउन जा रही है या फिजिकल आपकी हेल्थ डाउन जा रही है तो आप उस तरह से चीज़ों पे फोकस तो नहीं कर पाएंगे ना। यू विल फील डिजी, आपका शुगर लेवल लो हो गया। प्रायोरिटी देंगे कैसे उस काम को? अब ये जो हमने अब ये तो है कि प्रायोरिटी करनी, प्रायोरिटी हमने कैसे देनी, हमें कैसे पता कि ये प्रायोरिटी वाला टाइम है? स्टीफन कवी की बुक है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, द 7 हैबिट्स ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पीपल। उसके अंदर वो ये कहता है कि आप, उसने एक टाइम मैनेजमेंट का मैट्रिक्स बता दिया है विच इज़ एक्सेलेंट। एक तो मैंने आपको पोमोडोरो बताया। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है कि उसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं ना, तो जो पहला बॉक्स है, पहले डब्बे के अंदर है चीज़ें आपने सुबह उठे और आपने वो चीज़ें डाली हैं जो सबसे अर्जेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका उनका राइट अवे आपको फोकस भी चाहिए और वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में वो चीज़ें आएंगी जो अर्जेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर वो तमाम काम आएंगे जो कि इतने अर्जेंट नहीं है लेकिन आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए वो ज़रूरी है। आपकी एक्सरसाइज, जो आपने आज खाना खाना है, डाइट के लिहाज से चीज़ें, आपकी प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप की चीज़ें, मतलब आपके जिस्म और दिमाग, आपका काम, हर चीज़ को जो एक इन्वेस्टमेंट है वो उस बॉक्स में, वो जो इन्वेस्टमेंट, उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं जब उस क्वाड्रेंट में आएंगी कि मैंने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाला, अर्जेंट नहीं है बट इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मैंने करना है, ठीक है। उसके बाद जिसका पे बैक हमें बाद में होना है, हाँ, वो साथ साथ मिलता रहेगा। ओके, ठीक है। अपने स्किल सेट को एक्सपैंड करना, तो मुझे एक बुक रीड करनी है जो मैंने शुरू की हुई है, मैंने उसको कंटिन्यू करना है, मैंने उसको छोड़ नहीं देना, मैंने उसको भूल, अगर मैं टेड टॉक सुनती हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, मैंने उसको सुनना है। इट्स नॉट अर्जेंट लेकिन ये मेरे करियर के लिए, मेरे स्किल सेट को एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तीसरे वाले क्वाड्रेंट में आ गया चीज़ें जो कि अर्जेंट हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, ये वो तमाम काम हैं जो बड़े ज़रूरी हैं लेकिन आप उनको डेलीगेट कर सकते हो। अर्जेंट हैं, जैसे अब आपका टाइम हो रहा है, आपने खाना पका के जाना है, दोपहर में आपकी फैमिली ने आपके पीछे खाना खाना है, सो आप वो डेलीगेट कर सकते हो। जब हम वर्क लाइफ हार्मनी की बात करते हैं ना, तो फिज़ा इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करें। आप अपने आप को वो शेर ना समझे जिसने हर दफ़ा रिंग में से, जलते हुए रिंग में से गुजरना नहीं, और लोगों को अपना काम सिखाएं ताकि वो आपका बर्डन आपका शेयर कर ले, अच्छा, और आप और चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकें। कि बर्डन हमने अच्छा बनने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ खुद पे नहीं लेना, हमने अपने साथ लोगों को चलाना है ताकि वो हम शेयर करें और हम अपने, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनके बाकी चीज़ों को भी, हाँ, वर्क में, वर्क प्लेस पे और घर में डेलीगेट, लर्न टू डेलीगेट योर टास्क। तो उसके अंदर क्वाड्रेंट में वो तमाम चीज़ें हैं जो कि, या कोई ईमेल आ गई है बीच में और अब आपने अब उसको जवाब देना है, वो आप थोड़ा सा बाद में भी दे सकते हो। लास्ट क्वाड्रेंट क्या है? नीदर इट्स अर्जेंट नॉर इट्स इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या आ जाएगा? सोशल मीडिया, मूवी देखना, टेलीफोन पे अब हम लगे हुए, मोबाइल पे लगे हुए हैं, सो नाउ दैट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट। आप उसको किसी फारिग वक्त के लिए रख सकते हैं। अगर आप ये सुबह उठ के अपना रोज़ का ये 4 खाने बना के और इसमें चीज़ें लिख लें, यस, देखो ना हमारी टू डू लिस्ट होती है, कागज़ पे बना लो, एक जर्नल रख लें आप, और उस पर आप रोज़ का 4 खाने बनाएं या 4 चीज़ें लिख लें कि मेरा अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। That we have to do in the morning time or the देखिए, late night? मैं अगर if you ask me, मैं रात को सोने से पहले बनाती हूँ क्योंकि आपके कैलेंडर्स पहले से बने होते हैं ना, आपके कैलेंडर्स में टास्क लिखे हुए होते हैं, और उसके बाद मॉर्निंग में कई दफ़ा कई चीज़ें नई आ जाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप शिफ्ट करते हो, मूव करते हो, एंड यू मेक श्योर कि कोई चीज़ कहीं पे हर्ट ना हो। अब तो मोबाइल का दौर है, मोबाइल पे यू कैन जस्ट राइट इट ऑन एवरीथिंग, हर ऐप, हर चीज़ अवेलेबल है, कैलेंडर्स, टू डू लिस्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो यू कैन शिफ्ट योर थिंग्स। और फिर इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मुझे लगता है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस में आना है बेसिक। बात ये है जो हमें भी पहले बात कर रहे थे कि इस चीज़ को हमने इनबिल्ट करना है, हमारी टेम्पलेट का हिस्सा बनाना है, इसको थोड़े अरसे के लिए करके फिर छोड़ नहीं देना। सो अपने, बल्कि अपनी फैमिली के सामने करें, अपने बच्चों के सामने करें, ताकि वो अभी से आपको फॉलो करें, वो अभी से इसकी इंपॉर्टेंस को समझें और फिर उनकी टेम्पलेट का हिस्सा बन जाए। मुझे एक और चीज़ जो समझ नहीं आ रही, मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी, वर्क लाइफ बैलेंस, हार्मनी, ये जो इसमें आप बात करी, इसमें वर्क लाइफ चीज़ ऑफिस के लिए ये हम जो ऑफिस में काम करने जाते हैं किसी इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन, ये वो वाला वर्क या व्हाट अ ब्रिलियंट क्वेश्चन इज दैट, ये मुझे समझ, हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। वर्क लाइफ बैलेंस, तो वर्क से हमारे जहन में तो फ़ौरन ही आता है कि हम जो ऑफिस में काम करें, बट ऐसा नहीं है। फिर देखो ना, एक खातून जो घर में काम करे, जो सुबह उठ के बच्चों के लिए नाश्ता, ऑफिस का नाश्ता, अपने हस्बैंड के लिए, उसके बाद वो सारा किचन क्लियर करेगी, फिर वो घर साफ करेगी या करवाएगी, ये भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। सारा दिन दरवाज़ा खोलना, मेड को समझाना, काम करवाना, फिर लंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बच्चों के होमवर्क, उनके टेंट्रम्स,
हस्बैंड के आने से पहले पहले घर क्लियर हो, हाँ। सास ससुर आपकी फैमिली फ्रेंड्स सारा कुछ, तो उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। तो वर्क लाइफ हार्मनी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दोज जो कि काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वो स्टूडेंट हैं, वो रिटायर्ड हैं, या वो हाउस वाइफ या हाउस हस्बैंड हैं, या होम स्टे पेरेंट्स हैं। अच्छा। क्योंकि हर इंसान जो विला भी बैठा है तो भी उसकी अपनी ज़िंदगी, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी, जो लोग उनसे जुड़े हैं, उसकी अपनी हेल्थ, उसके अपने शौक, उसके अपने पैशन, उसके अपने गोल। बेशक गोल ये है कि शाम को जाके गोला खाना है, हाँ। तो गोल तो है ना। हाँ, गोल तो है, गोल तो है। एग्जैक्टली। तो उसने उसको प्रायोरिटाइज तो करना है ना कि अच्छा पहले अम्मी को दही ला के देना है कि पहले गोला खाना है। हाँ। अगर हम कहते हैं छोटे है जिसने घर के सारे काम करने हैं, हाँ। तो वो वेला है हमारी तरफ से। छोटा तो वेला होता छोटा ही है, होता है सिर्फ वेला, हाँ उसने बिल्कुल। घर के काम करना है। बट वो उनको तो प्रायोरिटाइज करेगा कि मैंने किस वक्त सोना है, किस वक्त क्रिकेट खेलना है, किस वक्त अम्मी का काम करना है, किस वक्त अब्बू के पैर तो आपके दबाने कहने का हैं। मतलब ये बच्चे से लेके बूढ़े घर के सारे फर्द ने अपना जो है ये प्रायोरिटाइज करना है कामों को, चीज़ों को बैलेंस करना है। ये अपने माइंड चार्ट या फिर इस तरह से आपका कोई गोल चार्ट जो है, अपने टाइम टेबल चार्ट बनाना बना के है, रखें। अपने कामों को प्रायोरिटाइज जरूर करना है। प्रायोरिटाइज करेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है ना। कुछ दिन आपको मेहनत लगेगी, चिड़ भी चढ़ेगी, यार मुझे जहन में है, मैं कर लूँगी, मुझे पता है मैंने क्या करना है, कोई मसला, मुझे कोई ना कोई रिमाइंडर दे देगा, ठीक है ना। नहीं, अपनी हैबिट बनाए, अपना कैलेंडर, क्योंकि जब चीज़ें आपके सामने लिखी हुई सामने आती हैं ना, तो फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि हाँ यार ये चीज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने यहाँ पे क्यों लिखी है। बात इतनी सही है। मैं लंदन गई हुई थी, मैं वापस आई हूँ, मेरी पूरी टीम ना, इन लोगों ने मुझसे मांगी चॉकलेट। अभी मुझे आए हुए को 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, और मैं शोज़ कर रही हूँ, रेगुलर मैं भूल जाती हूँ। रोज़ मैं किसी ना किसी की ड्यूटी लगाती हूँ, तुमने मुझे याद दिलाना है रात को मैं सुबह चॉकलेट लाऊँ। उनको भी भूल जाता है तो मुझे भी भूल जाता है, सारे शक्लें देख रहे होते हैं। अब चूंकि ये अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। हाँ, और जाते वक्त रोज़ मैं मुंह लटका के बेइज्जती से जाती हूँ कि मैं हाँ। बच्चों की चॉकलेट्स नहीं जस्ट बिकॉज इट्स नॉट अर्जेंट बट इट इज इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट। क्योंकि सोशल रिलेशनशिप्स है, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना, इन लोगों के साथ आपका ताल्लुक है। हाँ, हमारी आदत भी हो गई, हम दूसरे लोगों को ये ज़रूर बोलते हैं, यार मुझे याद दिलाना। भाई अपना खुद कैलेंडर बना लें आप अपने अकॉर्डेंस बनाएं, अपना जो है एक जर्नल बनाएं, उसमें हाँ। टू डू लिस्ट। अच्छा, मैं भी ये भी एक लास्ट में जल्दी से मैं पूछती हूँ, फिर मैं आपसे पॉइंट्स पूछूंगी कि क्या एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की एक्टिविटीज़ और चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बैलेंस रखने के लिए, वर्क लाइफ हार्मनीज। और देखिए मैंने आपको कहा कि जैसे कि जो जिम की बात है कि एनर्जी इज़ योर करेंसी। एनर्जी कहाँ से आएगी? अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, खुद को मेंटली फिजिकली फिट रखते हैं, तो आपके पास एनर्जी होगी। वो 24 आवर्स आपके लिए मतलब 24,000 घंटे बन ये जाएंगे। जैसे बैटरी खत्म हो गई, हाँ। तो वी हैव टू चार्ज इट, सेम वे वी हैव टू चार्ज आवर बॉडी एज वेल। मुझे आज अपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। मगर एक और कैमरा यहाँ पर आपके लिए, इसमें प्लीज कोई आपकी ऐसी कोई बात रह गई जो आप लोगों को समझाना चाहती हैं तो गो हेड, दिस इज योर फैंस। यस, आई वुड लाइक टू से दिस थिंग कि वर्क लाइफ हार्मनी को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए लर्न टू से नो। दुनिया के सारे काम आपने नहीं करने, दुनिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए नहीं है। इस बात को समझिए कि आप एक इंसान हैं, आपका पूरा हक है कि आप रेस्ट करें, आराम करें, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करें, और लोगों को कहें नहीं आई एम सॉरी बट मैं ये नहीं कर सकती अभी, या ये आप किसी और को कह दें। आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करें, अपना एक बाउंड्री का अपने इर्द गिर्द एक हसार बनाएं, अपना एक बाउंड्री बनाएं, लोगों को पता हो ये काम मैं इसको कहूँगा या कहूँगी तो ये करेगा नहीं, यहाँ इतने टाइम के बाद मैं इसको ईमेल या कॉल करूँगी ना वर्क से रिलेटेड तो ये नहीं उठाएगी। जैसे मेरे घर में 9:30 के बाद नो कॉल्स, नो विजिटर्स, दैट्स जस्ट फॉर माई सेल्फ। तो अपने सेट योर बाउंड्रीज, लर्न टू से नो एंड अंडरस्टैंड दैट यू आर अ ह्यूमन एंड यू हैव एवरी राइट टू टेक कंप्लीट रेस्ट and breaks. So this is very important. Love you for this. बहुत अच्छा समझाया। और मुझे लगता है ये जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, ये टॉपिक आम टॉपिक नहीं था। अगर इसको आप समझें हाँ। तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइफ चेंजिंग ये सारा सेगमेंट था। मेंटल इलनेसेस नहीं होंगी ना, बिल्कुल, एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बहुत अच्छी एनर्जी जो है यहाँ पे आपने बिखेरी। आई होप आप सब भी इसको इस तरह से फॉलो करें, अपनी लाइफ में चेंज लेकर आएँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे ज़िशान मर्चेंट साहब से, इकोनॉमिस्ट हैं। हाँ, और हम इनसे बात करेंगे जो टैक्स चोरी होता है और लोग कर रहे हैं और नीडर हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी शोबे में 956 रुपये का टैक्स जो है, 956 अरब रुपए का जो टैक्स है वो चोरी होता है।
तो रिपोर्ट जारी है जिसके मुताबिक रियल स्टेट सालाना 500 अरब और तंबाकू 240 अरब और टायर जो है वो 106 अरब, तो फार्मर जो है वो है 65 अरब, चाय का शोबा जो है वो है मेरे ख़्याल से 48 अरब रुपए। तो ये इतना टैक्स चोरी कर रहे हैं, ये सारे शोबे जो हैं वो टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो इस पर कोई रोकथाम, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। तो इस वजह से हमने आज इनको मदऊ किया है ज़ीशान मर्चेंट साहब को कि ये ज़रा हमें खुल के बताएं कि क्या चल रहा है। इनसे पूछते हैं कि टैक्स जो है वो कैसे चोरी होता है, टैक्स होता क्या है, इस पर ये सब कुछ कैसे होता है। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं? जी जी वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम वेल, थैंक यू। आई होप आप लोग से खैरियत से होंगे सब लोग। अच्छा ज़ीशान साहब, मुझे सबसे पहले तो इसी सवाल का जवाब दीजिएगा कि ये टैक्स होता क्या है? देखिए, जब भी कोई भी गवर्नमेंट होती है उसको अपने खर्चों को चलाने के लिए दुनिया भर में ये होता है कि कोई ना कोई इनकम को शेयर किया जाता है, जो एक बिजनेसमैन या एक तनख्वाहदार आदमी या जो भी कोई कमा रहा होता है वो एक फॉर्म ऑफ टैक्स देता है। ये अगर एज अर्ली एज ज़कात के कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें तो ज़कात के कॉन्सेप्ट के साथ लिंक हो जाता है कहीं ना कहीं जाके, और उसको टैक्स का नाम दिया गया। अब मैं अगर फॉर इंस्टेंस कमाता हूँ, पाकिस्तान में कोई बिजनेस करता हूँ और मैं कुछ 100 रुपए एग्जाम्पल के तौर पे कमाता हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में ने उस पर जो है कुछ टैक्स नाफिज किया जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है हमारे ऊपर नाफिज हुआ है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें ये लिखा है कि हर इनकम पे जो है वो टैक्स देना होगा। अब वो टैक्स जो है उससे होता ये है कि गवर्नमेंट जो है उसके रोजमर्रा के जो अमूर होते हैं वो चलते हैं, और उससे सारी हमें डेवलपमेंट नजर आती है, उससे सारी हमें वो तमाम चीजें जो ग्रोथ हो रही होती है या जो हम चीजें कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट जो चीजें कर रही होती है वो सब आपको नजर आती है। तो ये बुनियादी तौर पे टैक्सेशन को अगर आप समझे तो टैक्स तो ये है। और ज़ीशान साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो टैक्स है इसकी चोरी कैसे होती है? देखिए, टैक्स चोरी होती क्यों है और क्या टैक्स चोरी करनी चाहिए, क्या टैक्स चोरी जायज़ है? तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि टैक्स चोरी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टैक्स चोरी को क्यों किया जाता है या टैक्स चोरी होती क्यों है? टैक्स चोरी हमेशा उस जगह पे होगी कि जहाँ पे एक्सेसिव टैक्सेशन होगा। अब यानी अगर आप जो है एग्जाम्पल ले लीजिए कि इस वक्त जो है इन्फ्लेशन अगर समझे 12% या 15% है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो 15% तो महंगाई की नजर हो गई, यानी 15 रुपए महंगाई की नजर हो गया। उसके बाद जो है आप ये देखें कि अगर आपके ऊपर 30% या अब 45% टैक्स लग जाएगा इंडिविजुअल बिजनेसेस पे, तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर मैं 100 रुपए कमाऊंगा तो मुझ पे जो है 45 रुपए जो है वो टैक्स लग जाएगा। तो अगर ये 45 रुपए मैं दे दूंगा, उसके बाद मुझे ये सेल्स टैक्स वगैरह भी देना पड़ेगा जो मैं आम रोजमर्रा की चीजें खरीदूंगा उसके ऊपर लगता है, तो मेरी तो पास बचत तो होगी नहीं। तो मैं 100 रुपए कमा के 50-60 रुपए टैक्स क्यों दूंगा गवर्नमेंट? मैं तो नहीं दूंगा कभी भी। तो इस वजह से जो है वो चोरी शुरू होती है कि जहां पे हायर टैक्सेशन होते हैं, जहां पे एक्सेसिव टैक्सेशन होता है, और उस टैक्स के एवज में गवर्नमेंट अगर आम आवाम को कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं करती। रिलीफ किस तरह से प्रोवाइड किया जा सकता था कि जैसे अगर मुझसे 45 रुपए टैक्स लिया जाता फॉर इंस्टेंस, लेकिन मुझे सेहत यानी मेडिकल फ्री होता, हॉस्पिटलाइजेशन, बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन फ्री होती, या मेरे बच्चों को बेसिक बुनियादी जो एजुकेशन है अप टू सेकेंडरी लेवल वो फ्री होती, तो ये नजर आता कि जी गवर्नमेंट कोई चीज आपसे ले रही है तो उसके साथ साथ इन रिटर्न आपको कुछ दे भी रही है। लेकिन यहाँ इस वक्त प्रॉब्लम पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये है कि मुझे सेहत, मुझे तालीम, यहाँ तक कि मुझे तो पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। तो मैं तो 30 रुपए देकर ये सारी चीजें भी करूं तो ये तो मेरे लिए तो मैं तो जिंदा ही नहीं रह सकता। तो यहाँ से टैक्स की चोरी शुरू हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन से ऐसे इदारे जहाँ पर ज्यादा टैक्स की चोरी की जाती है? देखिए, इदारे तो नहीं, यानी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे सकता हूँ कि हमारे मुल्क में चूंकि एक तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है
और फिर एक बहुत बड़ा जो अलमिया है पाकिस्तान के साथ इस वक्त अनफॉर्चुनेटली, वो ये है कि पाकिस्तान की आबादी है तकरीबन 250 मिलियन यानी 25 करोड़ लोग। इन 25 करोड़ लोगों में से जो टैक्स रिटर्न्स अपने फाइल करते हैं वो तकरीबन 40 लाख में से, यानी 4 मिलियन। तो आबादी है 250 मिलियन, टैक्स देते हैं 4 मिलियन। तो जब ये इतने कम लोग मुल्क में टैक्स देते हैं तो जो देने वाला होता है वो फिर ये सोचता है कि जी मैं क्यों टैक्स दूं, कि जब पूरा मुल्क टैक्स नहीं दे रहा तो मैं क्यों टैक्स दूं। तो यहां से ये जो माइंडसेट, जो हमारा मसला है ना, हमारा मसला ये है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इतने सालों में फेल हो गई है टैक्स रिकवर करने में उन लोगों से जो टैक्स नहीं देते या जो सिस्टम को डॉज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों से टैक्स ले रहे हैं इस वक्त कि जो सिस्टम में हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लमैटिक चीज है जिसके ऊपर हम और आप हर रोज सुनते रहते हैं कि भाई टैक्स के बेस को बढ़ाना है। भाई टैक्स का बेस कैसे बढ़ेगा जब इतना हाई टैक्सेशन होगा? टैक्स का बेस कैसे बढ़ेगा जबकि ट्रस्ट डेफिसिट होगा? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो टैक्स के सिस्टम में एक दफा आ जाता है फिर उसी का जूस निकलता है। मगर जिशान साहब, फिर ये जिशान साहब मेरी बात सुने, ये जो सैलरी बेस बंदा है जो जॉब कर रहा है जिसको तनख्वाह मिल रही है, तो सिर्फ सारे टैक्स उसी को लगने हैं? देखिए मैं वजह सिर्फ यही है कि बाकी लोग टैक्स नहीं दे रहे। मैं आपको बताऊं कि एक कंपैरिजन भी दूंगा, और मैं हमेशा से ये कहता हूं कि सैलरी तबका जो है, ये जो सैलरी टैक्स पेयर है, ये ऑनेस्ट फोर्स्ड टैक्स पेयर है। यानी इसके पास चोरी करने के लिए कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जब इसको तनख्वाह मिलती है तो उसकी तनख्वाह पे से जो है टैक्स कट जाता है। अब जब टैक्स कट गया उसकी तनख्वाह पे से तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये एक प्रॉब्लम ये है, एक मसला ये है कि सैलरी टैक्स पेयर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मुल्क में अगर आप पिछले साल के नंबर्स देखेंगे तो तनख्वाहदार तबके ने तकरीबन 360 अरब 360 बिलियन रुपीस टैक्सेस में दिए हैं, जबकि मुल्क के जो कमाने वाले लोग, जिनको हम एक्सपोर्टर्स कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये बहुत मोतबर लोग हैं जो पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं, उन्होंने 80 बिलियन दिए। कहाँ 360 बिलियन, कहाँ 80 बिलियन, ऐसे कंपैरिजन है। अच्छा, जब कंपैरिजन ऐसे होगा तो सैलरी क्लास को तो बहुत ज्यादा हिट लग रही है, और इस बजट में भी सैलरी क्लास के ऊपर ही जो है उनके स्लैब्स को चेंज कर दिया गया। ठीक है। इफेक्टिवली कम तनख्वाहदार वाले को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और जिसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है उसे उस तनासब में कम टैक्स देना पड़ेगा। जिशान साहब एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ ही हैं, हम इसी टॉपिक पे भी रहेंगे और साथ अब हम बात करेंगे टैक्स चोरी के ऊपर, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हमारे साथ जिशान साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और हम इनसे पूछ रहे हैं कि टैक्स चोरी कौन कौन करता है और क्यों होती है, कैसे होती है। तो एनीवे हमारे साथ है जिशान साहब। जी बताइएगा मुझे कि आप बता रहे थे कि ये जो चोरी के खिलाफ कार्रवाई होती है वो किस तरह की होती है, और आपकी राय में वो ठीक है? देखिए, एक तो सबसे पहले तो ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं सबको, जो ये लोग देख रहे हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी जायज़ टैक्स आपकी आमदनी पे बनता है वो आपको देना चाहिए। टैक्स चोरी जो है इज़ नॉट एन ऑप्शन। और इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ कि जैसे इंसानी जिस्म के लिए खून ज़रूरी है, उसकी जिस्म में रगों में खून दौड़ना ज़रूरी है, और उसको सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है। इसी तरह से किसी मुल्क को चलाने के लिए और किसी मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए टैक्सेस की ज़रूरत होती है। तो जो भी हमारी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रखी गई है वो हमें पूरी करनी चाहिए, और टैक्स चोरी जो है ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। अब मसला ये है कि टैक्स चोरी हो क्यों रही है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। जैसे हमने बात की कि बहुत हाई टैक्स रेट है। दूसरा ये कि लोग हमारे सिस्टम में, टैक्स के सिस्टम में आने से डरते हैं। तीसरा ये है कि जो कॉन्फिडेंस है उनका वो बिल्कुल नहीं है कि जो वो टैक्स दे रहे हैं उसका जो पे कर रहे हैं उसको सही तरीके से खर्च किया जाएगा। ये बुनियादी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग सिस्टम में नहीं आते। क्यों पाकिस्तान जो है वो दुनिया के
सबसे बड़े ज़कात देने वाले मुल्कों में से शुमार होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़कात पाकिस्तान में दी जाती है, लेकिन टैक्स जो है वो नहीं दिया जाता। मसला ये है कि जब सिस्टम पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता और आपको ये डर लगा रहता है कि यार अगर आप गलती से इस सिस्टम में आ जाएंगे तो आप ही को पकड़ा जाएगा। इस वक्त हो ये रहा है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। निशान साहब, क्या फाइलर बनने से टैक्स चोरी रुक सकती है? अगर हर कोई फाइलर बन जाए? हर एक को फाइलर होना लाजमी है। देखिए हमारे मुल्क की अगर पॉपुलेशन को आप देखें तो वो पॉपुलेशन जैसे तनासब में मैंने बात की तो हम 1% से भी कम या 1% के 1.5% के बराबर हम टैक्स दे रहे हैं। तो हमारा मुल्क तो चल ही नहीं सकता इस तरह से। हमें तो ज्यादा लोगों को चाहिए कि वो टैक्स दें। अब जब चूंकि लोग टैक्स की चोरी करते हैं और टैक्स नहीं दे रहे तो इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। ये जो सेल्स टैक्स लगता है, हर चीज पे जो सेल्स टैक्स लग रहा है जो हर चीज पे होल्डिंग होती है कि आप बैंक से पैसा निकालें, अगर आप नॉन फाइलर है बैंक से पैसा निकालें तो टैक्स कट जाता है। आप प्रॉपर्टी खरीदें तो बहुत ज्यादा टैक्स लग जाता है। आप प्रॉफिट बैंक में आपको प्रॉफिट मिलता है उस पर टैक्स लग जाता है। डिविडेंड पे डबल टैक्स लग जाता है। तो ऑब्वियसली ये कुछ तरीके गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काफी नहीं है। हमें इन्फोर्समेंट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को लॉ की इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है। फाइलर बनने से होगा ये कि लोग जब ज्यादा टैक्स देंगे तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स के रेट्स को थोड़ा सा कम कर दे, और जब टैक्स के रेट्स कम होंगे तो यकीनन एक आम आदमी को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। एक आम आदमी जो है वो भी सिस्टम में आने से सोचेगा। हमें करना ये चाहिए, गवर्नमेंट को, इस गवर्नमेंट का फोकस ये होना चाहिए कि हम गरीब जो बॉर्डर लाइन से नीचे लोग हैं उनको जो है उनके ऊपर टैक्स ना लगाए, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? वो होता है कि जो जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ही ज्यादा टैक्स देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये सेल्स टैक्स होता है या ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जिनको हम कहते हैं वो अमीर और गरीब का नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी आप 1 जुलाई के बाद से मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप खरीदने जाएंगे तो अगर वो डब्बे वाला दूध होगा, पैकेज्ड मिल्क होगा, तो आज से पहले उस पर 0 टैक्स था, अब वो 18% हो जाएगा। आप पेट्रोल 1 जुलाई से खरीदने जाएंगे तो 20 रुपए तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने की तजवीज है। तो इसका मकसद ये है कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा। ठीक है। तो ये गरीब आदमी को बड़ा बुरी तरीके से हिट करता है और इसी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है तो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद वैसे ही कम होती है और वो बुरी तरीके से बेचारा पिस जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, थैंक यू सो मच। और यही बात है जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जो मिडिल क्लास श्रिंक होती जा रही है, वो कम होती जा रही है, वो तबका भी जो है अब जाकर वो भी गुर्बत की तरफ पहुंच गया। तो मैं सबसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी जो टैक्स है, टैक्स फाइलर सबको होना चाहिए। टैक्स चोरी की वजह से जो हमारी इकॉनमी है वो भी ख़राब हो रही है। आम बंदे पे बहुत ज़्यादा ज़ोर, इतना ज़्यादा ज़ोर उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि वो बच्चा बेचारा जो है वो जॉब करता है, अगर सैलरी बेस है तो उसको तो टैक्स पे करना है, बाकी सारे अपने टैक्स नहीं पे करके सारा बर्डन तो उसके ऊपर डाल रहे हैं क्योंकि टैक्स बढ़ते जा रहे हैं और वो जो बंदा है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। जो सैलरी बेसिस बंदे हैं वो क्लास फिर नीचे श्रिंक हो रही है, तबका गुर्बत की तरफ जा रहा है क्योंकि उसके पास अफोर्ड करने को कुछ है ही नहीं। तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ फाइलर बनिए, टैक्स पे कीजिए, टैक्स की चोरी से बचिए, अपने मुल्क को तरक्की दीजिए और अगर हमारा पाकिस्तान आगे होगा तो फिर हम कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच, आपसे मुलाकात करती हूँ कल। अब देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा।